हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET एमए पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस रहने वाला है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो अगले साल 2025 में आप लोग जो है एग्जाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए 2025 में। और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं है, अगर आपको मान लीजिए PISM में, जेएनयू में, PISM में एडमिशन लेना है, या फिर आपको IRM इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज में एडमिशन लेना है, तो CUET एग्जाम एक सिंगल एग्जाम हो गया है जिसमें जो है आपको HUQP 18 इनका कोड है, और इसी कोड में, इसी पेपर में आपको एग्जाम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन भी होता था कि सर मुझे तो इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, या एमए पॉलिटिक्स PISM में, जेएनयू में जाना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो सिलेबस है, यहाँ पे सिंपली पॉलिटिकल साइंस ही लिखा गया है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में लेना चाह रहे हैं, या एमए पॉलिटिक्स PISM में लेना चाह रहे हैं, तो तीनों का एक ही सिलेबस है और एक ही सिंगल एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ेगा। एक ही एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम अलग अलग होंगे, एक ही एग्जाम होगा और इसमें कंप्लीटली आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका बैकग्राउंड मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का नहीं, जिनका बैकग्राउंड साइंस का है, सोशल साइंसेस में या साइंस में, मैथमेटिक्स का है, बीटेक आप लोगों ने किया है, तो आपको ये था कि हाँ, IR एक जनरल पेपर होता है, UPSC वाला IR पढ़ लेंगे तो शायद मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन अब आपको इस सिलेबस को देखने से दूर हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्जाम पेजी की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगले साल अगर हम बात करते हैं 2025 में, तो 2025 का जो आपका एग्जाम है ये मार्च में हो जाएगा। एग्जाम पेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है, तो इसका पूरा पर्पस यही है कि आपका दिसंबर तक जो है क्लास कंप्लीट हो जाता है, फिर जनवरी फरवरी में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ सॉल्व करना स्टार्ट किया जाएगा। और इसके अलावा क्लास से रिलेटेड कोई भी और भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग कॉल के मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और क्लासेस में जो है आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक को आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। और यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में इन लोगों ने एंशिएंट और क्लासिकल, मॉडर्न, सबको इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, फिलोसफर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा कि हेगल को नहीं इंक्लूड किया गया है, बेंथम को नहीं इंक्लूड किया गया है। लेकिन यूटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में, जब भी हम जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको जब भी यहाँ पे सिलेबस को देखना है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ साथ आपको पॉलिटिकल थ्योरी भी देखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल थ्योरी में आपके जितने भी थ्योरिस्ट आ जाते हैं, जितने भी आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जस्टिस लेते हैं, तो जस्टिस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एरिस्टोटल ने भी लिखा है, प्लेटो ने भी लिखा है, होब्स का भी आप थोड़ा सा देखते हैं, JS मिल की आप देखते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस आप देखते हैं, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रॉबर्ट नॉजिक भी पढ़ना है, यहाँ पे आपको अमर्त्य सेन भी पढ़ना है। तो अब वो सारे नेम्स तो आपको इंक्लूड नहीं मिलते हैं। इसीलिए जब भी आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी को देखते हैं, तो इन रिलेशन विद पॉलिटिकल थ्योरी आपको देखना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में आप जो है CUET के पहले के पेपर्स 22, 23, 24, इन 3 साल के पेपर को अगर आप देखिएगा, तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है, इससे थोड़ा सा बाहर भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फिलोसफर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके बाहर भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इंपॉर्टेंट जो है उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टैगोर को नहीं इंक्लूड किया गया है। टैगोर को भी अगर आप पास्ट पेपर देखिएगा तो टैगोर पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, ठीक है, अंबेडकर इंक्लूड कर दिया गया, गांधी इंक्लूड कर दिया गया, सावरकर इंक्लूड कर दिया गया, एंशिएंट टाइम्स में देखते हैं तो कौटिल्य इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन फुले को भी क्वेश्चन पूछा गया है, राम मनोहर लोहिया पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो उन सब चीज को सुभाष चंद्र बोस पे भी, जवाहरलाल नेहरू के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन उनसे एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि जब अगर आप फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं तो आपके गांधी जो है फ्रीडम मूवमेंट से ही अटैच थे। अंबेडकर की बात करते हैं तो सोशल अपलिफ्टमेंट या डेवलपमेंट की बात किया तो गांधी और अंबेडकर तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन उसी सोशल डेवलपमेंट में राम मनोहर लोहिया भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो आपके जो है जयप्रकाश नारायण भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके एम एन रॉय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ राम मोहन रॉय के बारे में बात किया गया है। आपके जो है दयानंद सरस्वती इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो अरविंदो घोष इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है ना एक्सपैंड करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहना है। आप ये बोल सकते हैं कि 90% ऑफ द क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बाहर पूछ लिया गया। आप एक बार वेटेज देखिए कि क्वेश्चन में किस तरीके से वेटेज आ रहा है। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है, उसमें एक जो है बाहर से आ गया, टैगोर आ गया, तो उसमें आप मान के चलिए कि 20% आपका बाहर से आ जा रहा है, तो उसको चीज को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोसाइटी, सिटीजन एंड जेंडर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, स्टेट, ये सारा तो है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी है, फेमिनिज्म आइडियोलॉजी भी है। लेकिन यहीं पे आपको, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ सिटीजनशिप मेंशन नहीं है। सिटीजनशिप यहाँ पे मेंशन है, पावर आपका मेंशन नहीं है, तो पावर को अलग से हमें करना है। या फ्रीडम नहीं मेंशन है, तो फ्रीडम को भी अलग से कर लेना है। तो जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, डेमोक्रेसी हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो उनको आपको साथ में लेकर ही कवर अप करना है। और इससे रिलेटेड बेस्ड है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल थ्योरी में क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है। कौन-कौन से टॉपिक पे वहाँ पे सिलेबस में वो कौन-कौन से टॉपिक उनके सिलेबस का पार्ट है। तो वो एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है जब आप प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। अब इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो सिर्फ रियलिज्म ही और लिबरलिज्म ही है। लेकिन पहले भी देखा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपसे, अगर आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपके मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके रियलिज्म लिबरलिज्म से रहता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर हम थ्योरी की बात करते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूईटी में पास्ट में भी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। और बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आपको सार्क, यूएनओ, एशियान, ईयू, इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो हम लोग ये कर लेंगे कि जो जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, उन सारे टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बताऊं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, जैसे लास्ट 2024 में ही सार्क के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया था, उनके जो डिफरेंट इनिशिएटिव डेवलपमेंट थे, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। या फिर यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इनके डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके हेडक्वार्टर्स मैच द फॉलोइंग के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विद चाइना, और यहाँ पाकिस्तान एंड यूएसए, तो पाकिस्तान के साथ कितने कितने ट्रीटीज हुए हैं, कितने वार्स हुए हैं, वो सबको देखना इंपॉर्टेंट है। सेम चाइना के साथ भी हम कितने वार्स फाइट किए हैं, कौन कौन सा अलग अलग ट्रीटी हुआ है, वो सब चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब कब जो है डिफरेंसेस आए हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, आपके जो है जियोग्राफिकल डिस्प्यूट, सब चीज़ को देखना हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पे। तो इसमें तो एक आपका जो दो पार्ट, आप इसको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है, और सेपरेट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप एक सेक्शन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और एक सेक्शन हो जाता है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका जो है प्लानिंग भी आ जाएगा, लिबरलाइजेशन भी आ जाएगा, वेरियस कमिटीज आ जाती है। ठीक है, जो मान लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर कितनी कमिटीज फॉर्म की गई थी,
या फिर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उससे कमिटीज़ कितनी या कमीशंस कितने फॉर्म किए गए थे। तो इस तरीके से भी आपके प्लानिंग प्रोसेसिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन पे फ़ोकस नहीं करना है, ये नहीं कि हम सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेकर क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सारी चीज़ों आपको जो है कवर अप करना है। जैसे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, 73rd 74th इलेक्शंस की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से लेकर जो है आपके जितने जो कमिटीज़ बनाए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोस्वामी कमिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो वो सब तो गवर्नेंस में वो पार्ट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो और इसके साथ-साथ आप थोड़ा-सा ये भी देख लीजिएगा कि जो अलग-अलग प्राइम मिनिस्टर या प्रेज़िडेंट थे, उनका जो ड्यूरेशन था और उन ड्यूरेशन में क्या-क्या इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स लिए गए हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज और कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। इलेक्शन सिस्टम, अप्रोचेज एंड मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिजिम। तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे दे हैव स्टिक टू द सिलेबस, जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन है उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आ जाता है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको जो है फिर अगेन वो गवर्नेंस वाला पार्ट देख लेना है। ठीक है, मॉडल्स, प्रोसेसेस एंड टाइप्स में। फिर फाइनली आ जाता है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जनरल इश्यूज, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आपको रिसेंट डेवलपमेंट आ जाता है, क्या-क्या इनिशिएटिव ली गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल लेवल पे आपके एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसमें जो इस बार एसडीजी में जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं, वो सारे के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो सो आपको ध्यान में यही रखना है कि बहुत सारा जो लोकल जो इश्यूज होते हैं इंडिया के, वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन साथ बाय साथ फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं गवर्नेंस को लेकर इंडिया में, तो यहाँ पे आपको बजट रिलेटेड भी जो है, यूजुअली लोग बजट को भूल जाते हैं, बजट रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आप पास्ट में देखिएगा तो डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछे गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर हम सेबी की बात करते हैं तो सेबी का फॉर्मेशन 4 इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया गया। फिर ये बोल दिया गया कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कब-कब वो फॉर्म किया गया है, वो सबको अरेंज करना है, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो जब भी आपको प्रिपरेशन करना है, यूजुअली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें? तो प्रिपरेशन से रिलेटेड जैसे ही आपने सिलेबस देख लिया, पहला चीज़ आपको करना है कि एक साइड तो आपका सिलेबस होना चाहिए, दूसरा साइड आपको जो है सीयूईटी के पेपर्स होने चाहिए। अब इन दोनों को एनालाइज़ करके बताइए कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आपने ये काम कर लिया तो इससे आपको वेटेज पता चल जाएगा और आप उस हिसाब से ही अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक में कितना समय देना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि आपने जो है वो सारी चीज़ें पढ़ ली जिसका रेलेवेंस एग्ज़ाम में है ही नहीं। तो ये पहला हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है, कब-कब किस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट आ जाता है यहीं पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिसोर्सेज़। रिसोर्सेज़ रिसोर्सेज़ का मतलब हो जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। बहुत बार होता है कि स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है क्या लक्ष्मीकांत पढ़ लें? यार लक्ष्मीकांत बहुत ही बल्कि बुक हो जाती है। अगर आप सीयूईटी के क्वेश्चन पूछिएगा तो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो। 2023 में, 2024 में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन डिफ़िकल्टी वाज़ नॉट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, बट डिफ़िकल्टी वाज़ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ये क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको बोल दिया गया कि इन पाँचों स्टेटमेंट में कौन-कौन से स्टेटमेंट सही है। तो डिफ़िकल्टी का उस तरीके से इंक्रीज़ किया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो लक्ष्मीकांत अपने आप में एक बहुत ही बल्कि बुक हो जाता है। अब लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए आप 2 महीने समय वेस्ट कर दीजिएगा तो शायद वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। ठीक है? तो दूसरा हो जाता है रिसोर्सेज़ और फिर तीसरा जो है आपका प्लानिंग, कि आपको अपना प्लानिंग कि कितने टॉपिक पे कितना समय देना है। तो वो बहुत आपके पास मान लीजिए 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो आप किस तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एग्ज़ाम तेजी की तरफ से जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, क्लासेस के साथ-साथ जो स्टडी मटेरियल होता है, ये पूरा स्टडी मटेरियल 100% सीयूईटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही बनाया गया है, क्योंकि आप किसी बुक को उठाते हैं, तो उस बुक का ऑब्जेक्टिव सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं है।
आप मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एंड्रयू हेउड पढ़ लीजिए या ओपी ग्वावा पढ़ लीजिए या राजीव भार्गव पढ़ लीजिए, उनका एग्जाम पर्पस नहीं है, वो बुक बनाई है सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो आपको वहाँ से रिसोर्सेस निकालनी पड़ती है कि सीयूईटी एग्जाम के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मुझे कवर अप करना है, क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में क्या कौन से पेजेज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम ट्रेजरी यही काम करती है कि आपको ये सारा चीज़ प्रोवाइड करती है कि आपको फिर वो सब रिसोर्स ढूंढने में, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से कोशिश होती है कि आप 100% अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द क्लासेस, किस तरीके के मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है। और आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं कि हाँ मुझे जेएनयू जाना है, क्योंकि इस बार भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2 मार्क्स 3 मार्क्स के कारण जेएनयू नहीं हुआ और वो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, उन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन कर लिए सिर्फ इसलिए कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ जेएनयू चाहिए। सो अब आप अगर मान लीजिए आप इसी साल आप जो है थर्ड ईयर में है, ग्रेजुएशन कंप्लीट आप अगले साल कीजिएगा, तो आपके पास जो लिमिटेड समय है आपको ये देखना है कि आप कैसे कंपटीशन के एक पार्ट हो सकते हैं। और कंपटीशन हर एक साल बढ़ते जा रहा है। इस बार भी कट ऑफ बहुत ही हाई चला गया था और हम लोगों ने जो शेयर किया है कि किस कट ऑफ को कितना हाई गया, तो वो सब मैटर कर जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।